हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये इस सीरीज़ का 7th पार्ट है, राइट। तो इसमें हम देखने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? The amount of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। ये स्टेटमेंट है, इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो क्या कह रहा है लॉ कि कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, डिपॉजिट या लिबरेट होने का मतलब क्या है? हमने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, प्राइमरी चेंजेस में Na पॉजिटिव मान लीजिए चेंज हो रहा है Na में, तो ये Na यहाँ क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो कितना डिपॉजिट होगा उसकी बात कही गई है। और लिबरेट हो रहा है तो देखिए Cl नेगेटिव इन चेंजिंग इनटू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये दो Cl आपस में मिलके क्या कर सकते हैं, Cl2 बना सकते हैं। तो ये क्लोरीन लिबरेट हो रही है। तो ये डिपॉजिटेड और लिबरेटेड जो अमाउंट है उसके बारे में इस लॉ में बात हो रही है, राइट। तो देखिए द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution, right? So W is directly proportional to Q। Q क्या है दोस्तों? वही the amount of substance deposited or liberated directly proportional to the electricity passed। तो Q क्या बता रहा है आपको? total amount of electricity passed या चार्ज, राइट। चार्ज कितना पास हुआ है, तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू जेड क्यू। तो Z क्या, Z जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं उसको हम? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, क्योंकि I जो करंट है वो होता है Q बाई टी, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास पर यूनिट टाइम, राइट। सो Q की जगह में क्या लिख सकता हूँ, I इंटू टी लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, जो W आ जाएगा वो आ जाएगा W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फैराडे ने दिए थे, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम आगे बनाएंगे। तो आप देखिए हमने डिराइव किया W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। तो अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाते हैं, इफ I इज इक्वल टू 1 और T इज इक्वल टू क्या है, 1 सेकेंड के लिए, मतलब हमने 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फॉर 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड। तो आप देखिए इस फॉर्मूले में जो हमने डिराइव किया है W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन वी हैव 1 एम्पियर ऑफ करंट passed through the electrolytic solution for 1 second, for 1 second। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। सो ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हेंस द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as the mass of the substance deposited or liberated when a current of 1 ampere is passed for 1 second in the electrolytic solution। ये वही तो है जो हमने बताया। So this is the definition of electrochemical equivalent। तो ये फर्स्ट लॉ था दोस्तों, बहुत आसान, सिंपल आपको याद रखना है, W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। इससे हम आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ कहता है, देखिए जो पहला लॉ है वो एक सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए है, और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा और इसमें इलेक्ट्रोड होंगे,
राइट। ये इलेक्ट्रोड क्या होंगे, बैटरी से कनेक्ट होंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये उसके लिए है। अब जो दूसरा जो लॉ है वो क्या है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए है, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है या 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जो सीरीज में जुड़े हैं। तो ये हो गया, राइट। तो ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और ये तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो हर में आपको क्या पता हो, क्या है, आपको पता है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड होंगे हर में। और क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं तो क्या होगा, एक का पॉजिटिव क्या होगा, दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा होगा, राइट। एक का पॉजिटिव क्या होगा, दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा होगा, यही तो है। तो और यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा। मैं रफली ड्रॉ कर दे रहा हूँ इतना समझने के लिए। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, अब आप देखिए, जब हम इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। सो सेकंड लॉ क्या कहता है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज। पहले तो इतना समझ लीजिए क्या हो रहा है, हमने क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस को सीरीज में जोड़ना है। जोड़ दिया, राइट। फिर उनमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को पास करवाया, सॉरी उसमें से हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया और सेम अमाउंट, ठीक होगा, ये भी हो गया। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स पे क्या होगा, सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा, डिपेंड करता है कैसा सब्सटेंस है, ठीक होगा। जैसे हमने कौन सा केस देखा था, Na और Cl का, Cl2 का। तो सोडियम डिपॉजिट हो रही है और क्लोरीन लिबरेट हो रही है। तो डिपॉजिट जनरली कैथोड पे और जो लिबरेट हो रहा है वो एनोड पे, ठीक है। तो द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड, प्रोड्यूस का मतलब है डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, right। The weight of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weight। तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as the mass of the substance deposited or liberated when a current of 1 ampere is passed for 1 second in the electrolytic solution। तो सोडियम के लिए क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा, क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। तो हर सब्सटेंस का क्या है, अपना अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, राइट। तो सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है एट द डिफरेंट इलेक्ट्रोड, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, राइट। सो व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन सीरीज, the weight of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weight। तो ये क्या है, आपका सेकेंड लॉ हो गया, राइट। अब आप देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, when the same current is passed through 2 electrolytic solution containing copper sulfate and silver nitrate। तो हमने क्या कहा, हमने अभी फॉर एग्जाम्पल हमने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे, राइट, इनमें इलेक्ट्रोड होंगे। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोड कैसे हैं दोस्तों, ये सीरीज में जुड़े हैं, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा, राइट, ये यहाँ जुड़ गया, राइट, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए कितना डिपॉजिट होगा इसमें, राइट, कितना डिपॉजिट होगा इसमें, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन सेम करंट इज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो पहले वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और दूसरे वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, पहले में कॉपर सल्फेट है और दूसरे में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। दूसरे में क्या है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट है। तो इसमें हमने क्या करना है, हम इसमें क्या देंगे, इनपुट देंगे, राइट। बैटरी आपको लगानी ही पड़ेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है,
ठीक होगा। तो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास कराते हैं तो क्या होगा, पहले वाले जो कैथोड है वहाँ कॉपर डिपॉजिट होगी और जो दूसरा वाला कैथोड है वहाँ क्या होगी, सिल्वर डिपॉजिट होगी, वहाँ सिल्वर डिपॉजिट होगी। तो कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है, कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है उसको हम देखते हैं। सो द वेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड आर एज फॉलोज। क्या होगा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड is directly proportional to the equivalent weight of copper या electrochemical equivalent of copper। यही तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फेराडे है कि कितना वेट डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के या इक्विवेलेंट वेट के। इन द सेम वे वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये भी हो जाएगा। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट हम रखेंगे और वो दोनों के लिए एक जैसा ही कांस्टेंट आएगा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या हम लिख सकते हैं, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, राइट। तो आप देखिए होता क्या है कि जो मॉडर्न जो टर्मिनोलॉजी है उसमें इक्विवेलेंट वेट को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। द टर्म इक्विवेलेंट वेट इसमें लिखना है, द टर्म इक्विवेलेंट वेट इज नॉट यूज्ड इन द मॉडर्न टर्म्स या इन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। द टर्म इक्विवेलेंट वेट इज नॉट यूज्ड, right, and the Faraday laws of electricity may be stated in terms of the moles of electron exchange during the electrochemical change। तो इनिशियली जो फेराडे ने अपना सेकेंड लॉ दिया था उसमें क्या यूज़ किया था, इक्विवेलेंट वेट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यूज़ किया था। बट मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जो इक्विवेलेंट वेट है उसको क्या किया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है विथ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ठीक है। सो इन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी द टर्म इक्विवेलेंट वेट इज not used and the Faraday law of electricity may be stated in terms of moles of electron exchange during the electrochemical change। मतलब हम क्या किस पे फोकस करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं वो आपको क्या करना है, उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है। तो देखिए और डिफाइन जब हम कर देंगे विद द न्यू टर्मिनोलॉजी तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फेराडे क्या हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ, सेकेंड लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर्ड। तो केमिकल चेंज क्या हो रहा है, देखिए दैट इज द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ठीक है। केमिकल चेंज क्या हो रहा है, कितना मोल किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है या कितना मोल किसी सब्सटेंस का लिबरेट हो रहा है, वही क्या है दोस्तों, वही केमिकल चेंज है। सो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉज द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर्ड दैट इज द मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दैट अकर्स। मतलब पूरी प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ मोल्स एक्सचेंज हो रहे हैं उन पे फोकस करना है और उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कितना केमिकल चेंज या कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है। एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। देखिए NaCl फाइनली जब टूटता है तो कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और वो Na पॉजिटिव डिपॉजिट हो जाती है Na में और जो Cl है नेगेटिव है वो फाइनली टूट जाती है Cl में चेंज हो जाती है और फिर Cl सेकेंडरी चेंज के बाद Cl2 बना देते हैं। तो 1 मोल ऑफ NaCl से हमें हाफ मोल ऑफ क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और 1 मोल ऑफ सोडियम मिलेगा।
किस तरीके से समझेंगे, देखिए Na पॉजिटिव आफ्टर द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाता है, Na में चेंज हो जाता है, ये कैथोड में रिएक्शन हुई है। इसका मतलब क्या है, जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए तो 1 मोल क्या मिला, सोडियम का मिला, राइट। ये रिएक्शन यही कह रहा है दूसरा वाला जो हमने लिखा है, दिस वन, दैट Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na कैथोड, यही तो है, ठीक होगा। तो Na पॉजिटिव इक्वल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो जा रहा है, Na में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन 1 मोल यहाँ पर पास हो रहा है उसकी वजह से आपको 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट मिल रहा है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ व्हाट, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा आप देखिए, जो Cl नेगेटिव है वो चेंज हो जाना है Cl में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 Cl आपस में कंबाइन करके देंगे Cl2। तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि कुल मिला के 2 Cl यूज हो रहे हैं, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख दो, राइट, 2 Cl यूज हो रहे हैं क्योंकि, तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 Cl नेगेटिव चेंजिंग इनटू Cl2 आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रहा है, देयर इज पैसेज ऑफ 2 moles of electrons, right? So the passage of 2 moles of electron to produce 1 mole of Cl2, to produce 1 mole of Cl2, right? तो देखिए, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, क्यू सी से डिनोट करते हैं, सॉरी। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आता है 96485। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 96500 कूलम, और यही है F की वैल्यू, फैराडे, ठीक होगा। तो 1 मोल के लिए चार्ज कितना होता है, F। तो अगर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, NF। 1 मोल के लिए F है, तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा, NF, राइट। तो आप देखिए, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम रिक्वायर कितना इलेक्ट्रिसिटी या कितना चार्ज, Q इज इक्वल टू NF। तो N की वैल्यू में 1 रखूंगा, तो 96500 कूलम। एंड प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cl2 रिक्वायर्स Q इज इक्वल टू NF, सो Q इज इंटू 96500 कूलम, इसका ट्वाइस हो जाएगा। इन द सेम वे अब आप देखिए, सिल्वर जब डिपॉजिट होती है तो सिल्वर कैसे डिपॉजिट होती है, इस तरीके से Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Ag। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर, ठीक है। ऐसे कॉपर डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। सो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 1 मोल ऑफ कॉपर, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल डिपॉजिट हाफ मोल ऑफ कॉपर, इस तरीके से हो जाएगा। इन द सेम वे अगर आपने क्या करना है, गोल्ड को डिपॉजिट करना है, तो आपको चार्ज यहाँ देखना है, उससे ही पता चलेगा। सो ऑरिक क्लोराइड एक सॉल्ट है गोल्ड का, AuCl3, तो यहाँ Au या गोल्ड के ऊपर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। सो Au 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Au, राइट। तो आप देख सकते हैं 3 moles of electricity deposited 1 mole of silver, sorry, gold. So 1 mole of electricity will deposit 1/3 mole of gold, ठीक होगा। तो आप देखिए, इन जनरल द अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड इन मोल, कितने मोल डिपॉजिट हुए हैं, ये कैसे हमें पता चलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, कितने मोल टोटल हमने एक्सचेंज किए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना डिपॉजिट करेगा, तो कितना है, गोल्ड के केस में ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1, हम क्या कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कितना गोल्ड प्रोड्यूस होगा,
तो क्या हमारे पास है इन जनरल द अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड इन मोल. सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गिव यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ गोल्ड. ठीक होगा. तो कैसे आएगा, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बोल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं 1, तो यहाँ रख देना है 1. तो और गोल्ड के ऊपर देखना है चार्ज कितना है 3, तो लिखा है ना नंबर ऑफ चार्ज ऑन आयन ऑफ द एलिमेंट, तो 1/3. और कॉपर के लिए अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या आ जाएगा 1 मोल पूछा है तो कॉपर के ऊपर चार्ज होता है चार्ज होता है 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा 1/2 मोल. और अगर आपको देखना है सिल्वर तो 1/1 मतलब 1 मोल. राइट. सो दिस इज व्हाट द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन बाय फेराडे. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इसके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आगे करने वाले हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. इसके बाद एक और टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग इसमें, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मतलब है, देखिए जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है. तो हमारे पास पहला जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड का. मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब है जो NaCl है वो मोल्टन फॉर्म में है, जो NaCl है वो मोल्टन फॉर्म में है. ठीक हो जाएगा. जो NaCl है वो मोल्टन फॉर्म में है. अब आप देखिए तो इसमें कोई भी वाटर नहीं है, केवल क्या किया गया है NaCl को हीट किया गया है और ये क्या हो गया है, मेल्ट हो गया है. सो दिस इज व्हाट द मोल्टन सोडियम क्लोराइड. तो हमने क्या करना है, NaCl लिक्विड मतलब मेल्ट हो गया है. तो मेल्ट जब हो जाता है तो ये आयन की फॉर्म में टूट जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो सिंपल सा है प्रोसेस. तो कैथोड जो पॉजिटिवली चार्ज है उसकी तरफ आपके सोडियम आयन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये सोडियम में चेंज हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं रिडक्शन. ठीक होगा. इन द सेम वे कैथोड जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्लोराइड आयन उधर जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करता है और चेंज हो जाता है Cl में. तो सॉरी ये क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए ऑक्सीडेशन. राइट. ये होना चाहिए ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो Cl में चेंज हो जाता है, फिर Cl आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, Cl2 बना देते हैं. ठीक है. सो ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन आपको किस तरीके से लिखनी होती है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको न मिले. ठीक है. तो ये यहाँ जो रिएक्शन है मैं इसको लिख सकता हूँ 2Cl नेगेटिव, ठीक है, चेंजिंग इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा. ठीक है. और पहला वाला रिएक्शन क्या था, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Na. क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर आ जाता है, क्या आ जाता है 2NaCl, मतलब 2NaCl मोल्टन में लिख सकता हूँ मैं. सो ये चेंज हो जाता है किसमें, 2Na ये मिला एट कैथोड और Cl2 मिला एट एनोड. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, NaCl गिव यू Na 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस हाफ Cl2. तो कुल मिला के जो Na है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो रही है और जो क्लोरीन है वो एनोड पे लिबरेट हो रही है. सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड. दूसरा आप देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड. तो पहले और अब वाले में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर NaCl को हीट करके मेल्ट नहीं किया गया है, इसको वाटर में ऐड कर दिया गया है, मतलब पानी में ऐड करके सोल्यूशन बनाया गया है. तो ये सोल्यूशन है. पहला वाला क्या था, मोल्टन फॉर्म था. तो NaCl एक्वस में कैसे टूट जाएगा आपको पता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. जो वाटर है वो भी टूटेगा, कैसे, H2O लिक्विड चेंज हो जाएगा H पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस, इस तरीके से टूट जाएगा. राइट.
H2O लिक्विड कैसे टूट जाएगा, H पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस ऐसे टूट जाएगा। अब आप देखिए, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं वो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन हैं वो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो आप देखिए क्या है, यहाँ पर 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं और 2 नेगेटिवली चार्ज आयन हैं। अब डिपॉजिट तो एक ही होगा या लिबरेट तो एक ही होगा, अब कौन होगा देखते हैं। तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, 4 आयन हैं, उसमें से 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। तो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन, तो जो Cl2 गैस है वो इवॉल्व होती है एट द एनोड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एट द कैथोड। तो आप डिफरेंस समझिए, जब हमारे पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड था तो कैथोड तो क्या हुआ था, कैथोड पे क्या डिपॉजिट हुआ था, सोडियम। बट इस केस में कैथोड पे क्या लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। फील द डिफरेंस। तो अलग क्यों हुआ है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन भी चली गई एक्वस सोल्यूशन से और Cl भी चली गई, तो बचा क्या, बचा हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है दैट कंटेन्स Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ऐसा क्यों होता है वो हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, कैथोड पे जो पॉसिबल रिएक्शन है वो क्या है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Na, मतलब सोडियम डिपॉजिट होता, और उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -2.17 वोल्ट। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन डिपॉजिट होता, उसके लिए क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उस हिसाब से जो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0। वो क्या है, 0। तो वो उसका ही रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो आउट ऑफ हाइड्रोजन और सोडियम किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, हाइड्रोजन का। 0 इज ग्रेटर देन -2.17, राइट। तो इसका रिडक्शन होगा। सो द रिएक्शन विद ग्रेटर वैल्यू ऑफ E0, इज प्रिफर्ड एंड H पॉजिटिव इज रिड्यूस। तो H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। सो H पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू हाफ H2, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ क्या मिला आपको, H पॉजिटिव मिल रहा है, सॉरी H2 मिल रहा है। अब जो H पॉजिटिव रिडक्शन हो रहा है H पॉजिटिव का, वो आपको कहाँ से मिल रहा है, H पॉजिटिव देखिए आपको कहाँ से मिला, H पॉजिटिव हमें मिला बाय द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक होगा। तो जो H पॉजिटिव है दे आर प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो वाटर का डिसोसिएशन कैसे हुआ, H2O चेंजिंग इनटू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो देखिए ये जो रिएक्शन 1 है ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब रिएक्शन 2 हो रहा है, राइट। तो जो नेट रिएक्शन है कैथोड पे वो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोड की नेट रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्पेसीज बन रही है उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इसमें बड़े ध्यान से समझिए। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, H2O वॉज चेंजिंग इनटू H पॉजिटिव, फिर H पॉजिटिव फर्दर चेंज हो जा रहा है, मतलब जो इंटरमीडिएट है वो H पॉजिटिव है, ठीक होगा। तो हम दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ेंगे तो H पॉजिटिव मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और ये बच जाएगा H2O प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाफ H2O प्लस OH नेगेटिव। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये रिएक्शन आप समझिए ये किस पर हो रहा है, कैथोड पर। तो कैथोड पर आपको यहाँ दिखा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो रही है जबकि ये अभी भी एक्वस सॉल्यूशन में ही है। सो नेट रिएक्शन एट कैथोड 1 + 2 gives you 3. So H2O plus electron gives you half H2O plus OH negative. दूसरा एनोड, दूसरा एनोड पे क्या हो रहा है, देखिए एनोड पे पॉसिबिलिटी क्या है, एनोड पे पॉसिबिलिटी है Cl नेगेटिव चेंजिंग इनटू हाफ Cl2 आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.36 वोल्ट। और दूसरा जो H2O है
जैसे हमने यहाँ पर देखा, इसके लिए हम ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकाल लेंगे वो हम आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या था, OH नेगेटिव था, राइट। तो OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, OH प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक हो जाएगा। फिर ये जो OH है ये किस में टूट जाता है फर्दर, ये टूट जाता है, किस में टूट जाता है, ये टूट जाता है ऑक्सीजन में, राइट। इसको हम आगे भी देखेंगे कैसे ये ओवरऑल रिएक्शन आया। तो जिस तरीके से आप देखिए कैथोड पर यहाँ ओवरऑल रिएक्शन क्या था, ये वाला था, ठीक है। कैथोड पर जो ओवरऑल रिएक्शन था ये वाला आया है। ठीक इसी प्रकार से एनोड पर दो रिएक्शन पॉसिबल हैं, उसमें से एक रिएक्शन तो ये है और दूसरा रिएक्शन क्या है, OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन जो OH में चेंज होता है। फिर ये बाद में क्या करता है, सेकेंडरी चेंज के बाद ये वाली रिएक्शन देता है, क्योंकि यहाँ भी OH नेगेटिव कहाँ से आए होंगे, फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, राइट। जैसे हमने नेट रिएक्शन निकाली कैथोड के लिए, उसी प्रकार से जो दूसरी नेट रिएक्शन है फॉर एनोड वो ये है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे एक बार। तो फिलहाल आप ये समझिए ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है एट एनोड। तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखिए 1.23 वोल्ट, ठीक होगा। तो आप देखिए ये बेसिकली कैसा रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और आपको पता है ऑक्सीडेशन उसी का होना चाहिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। ये तो हमेशा हमने रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर करने हैं। कैथोड पे जो हमने रिएक्शन देखा था वहाँ हमने कहा कि क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन होता है नो डाउट एज कंपेयर टू द सोडियम। यहाँ पर क्या है, हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिल रहा है, बट हम देखेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ही, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है, वाटर का है, राइट। सो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज स्लाइटली लेस, ठीक है, कम है नो डाउट, एंड देयरफॉर इट हैज स्लाइटली मोर चांसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज। मतलब हाइड्रोजन के ज़्यादा वाटर के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑक्सीडाइज होने के। और अगर वाटर के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑक्सीडाइज होने के, तो आउट ऑफ दीज टू रिएक्शन कौन सा रिएक्शन प्रेफरेबल होना चाहिए था, कौन सा रिएक्शन प्रेफरेबल होना चाहिए था, ये वाला, कौन सा वाला, वाटर वाला, ये वाला नहीं होना चाहिए था। बट अभी भी ट्विस्ट बाकी है, देखिए। But in the concentrated solution of NaCl, Cl is preferred than water at anode and therefore Cl2 is liberated. जब हमारे पास concentrated solution होता है तो क्या होता है, Cl नेगेटिव क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, हो जाता है एज कंपेयर टू द वाटर। देखिए फिर से समझिए, इन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, जब ये वाला पॉसिबल भी हो जाएगा रिएक्शन जब आपके पास डाइल्यूट होगा, ठीक होगा। बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो इसका ऑक्सीडेशन प्रेफर होता है, इसका ऑक्सीडेशन क्या करता है, प्रेफर होता है देन वाटर एट एनोड, और क्या होता है, Cl2 निकलता है। ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिए। इसका कारण ये है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट समटाइम्स हायर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यू टू ओवर वोल्टेज। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जितना वोल्टेज चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। बहुत ज़्यादा डिटेल ओवर वोल्टेज के बारे में आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया गया है, तो सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, जो हमारे पास फैक्ट है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आपको दो रिएक्शन दिखाई दे रही हैं उसमें से इसको होना चाहिए था, और ये होता भी है बट एट डाइल्यूट सोल्यूशन। और अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो ये वाला रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर करता है, और ये इसका कारण है ओवर वोल्टेज। मतलब कभी कभी रिएक्शन के लिए जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है उससे, जितना वोल्टेज चाहिए उससे भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपको पहला वाला रिएक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है नेट रिएक्शन एट कैथोड एनोड क्या है, ये वाला है, ठीक होगा।
तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम बी, ये कोई भी नंबर दे दीजिए, और नेट रिएक्शन एट कैथोड क्या था, ये वाला था, इसको मान लेते हैं, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन हमारे पास हो गए। तो हमने ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से लिखना है, ठीक है, इन रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इन रिएक्शन को जब आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, इन रिएक्शन को आपने जोड़ देना है तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। हमने क्या लिया था, NaCl लिया था और वाटर भी उसमें, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है। तो आप देखिए आपको एनोड पे तो ये मिल रहा है Cl2 नेगेटिव, Cl2 गैस मिल रही है, सॉरी, हाफ Cl2, और आपको कैथोड पे क्या मिल रहा था, आपको कैथोड पे मिल रहा था हाइड्रोजन गैस, ठीक है। साथ में आपको यहाँ OH नेगेटिव भी मिला, ठीक होगा, और NaCl भी तो आप लोगे, क्योंकि हमने NaCl ही तो लिया है, NaCl का एक्वा सोल्यूशन है, तो NaCl को भी आप लोगे। तो NaCl प्लस वाटर दोनों को आप जोड़ दो तो आप देखिए क्या मिला आपको, हाइड्रोजन मिला एट कैथोड और जो क्लोरीन है वो मिला एट एनोड, और यहाँ जो Na पॉजिटिव था जो हमने शुरू में देखा था वो, और जो OH नेगेटिव था वो, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए, बट मिले तो वो भी NaCl के डिसोसिएशन से ही हैं, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर के डिसोसिएशन से मिले हैं, बट उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ये क्या रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही रहते हैं। तो आप देख लीजिए ये वाला रिएक्शन हमें HH लिखना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला रिएक्शन आप देखिए, ये वाला रिएक्शन HH लिखना पड़ेगा, ठीक होगा, और हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला रिएक्शन जो शुरू में हमने लिखा था, ये वाला रिएक्शन। तो चाहो तो आप इन दोनों रिएक्शन को सीधा सीधा ऐड कर लो, राइट। और क्या हो रहा है, जो रह जा रहे हैं उनको रहने दीजिए। तो क्या क्या रह जा रहा है आपके पास, Na पॉजिटिव रह जा रहा है और OH नेगेटिव रह जा रहा है। जो H पॉजिटिव था वो चेंज हो जा रहा है हाफ H2 में, और जो Cl नेगेटिव है वो चेंज हो जा रहा है हाफ Cl2 में। आप इस तरीके से भी ओवरऑल रिएक्शन को समझ सकते हो, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास क्या क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर मिलेगी क्लोरीन गैस, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसमें से सॉल्वेंट रिमूव करोगे तो यहाँ मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको तीन चीज़ें मिल रही हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वो क्या क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब मिल रहा है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने देखा फेराडे के लॉ और कुछ हमने देखे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 7 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।